ओके, सो नेक्स्ट कॉन्टिनेंट जो है वो है ऑस्ट्रेलिया का कॉन्टिनेंट, जिसको ओशियानिया के नाम से दे रखा होगा। ओशियानिया और ऑस्ट्रेलिया, बेसिकली ऑस्ट्रेलिया तो एक कंट्री हो गया या एक लैंड मास हो गया। इसके आसपास जो ये छोटे मोटे से आइलैंड कंट्रीज हैं, जिसमें न्यूजीलैंड भी इंक्लूडेड है। फिर यहाँ नॉर्थ की तरफ में ये जो छोटे छोटे से आइलैंड है, यहाँ पर ये सब जो है वो मिलाकर जो है वो ओशियानिया के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, ओशियानिया के अंदर जो है वो मेजरली हम कवर करेंगे ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को। ठीक है, तो यहां से देखना चालू करते हैं अपन। सबसे पहले जो है वो नॉर्थ की तरफ में एक छोटा सा आइलैंड है जिसको पापुआ न्यू गिनी कहते हैं। पापुआ न्यू गिनी हमने एशिया में भी बात की थी ऑलरेडी, ये दो कॉन्टिनेंट्स के बीच में बसा हुआ है। तो इसका इस वाली तरफ वाला जो एरिया है ये पूरा ऑस्ट्रेलिया के अंदर आता है या ओशियानिया के अंदर आता है। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारा एक तो वाटर टेरिटरी है। तो यहाँ पे जो छोटे छोटे से आइलैंड आते हैं, इन आइलैंड्स को पॉलिनेशिया और माइक्रोनेशिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया और मेलानेशिया, ये तीन नाम है यहाँ पर। ठीक है, जो आइलैंड चेन जो है वो मैप पे भी इस तरीके से नाम लिखा हुआ होगा। इस वाली जगह पर मैप के अंदर देखिए तो यहाँ पर अपन को पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया ऐसे करके लिखा हुआ मिलेगा, जो पॉलिटिकल मैप है। ठीक है, तो इन चीजों को मार्क कर लेना, तो आइडिया होना चाहिए थोड़ा सा। अभी लास्ट जो एनडीए पेपर हुआ था उसमें ही पूछ लिया था कि न्यूजीलैंड किसका हिस्सा है। ठीक है, तो पॉलिनेशिया, माइक्रोनेशिया यहाँ हो गए, तो मेलानेशिया जो था, जिसका जो इस क्वेश्चन का आंसर था, उसमें न्यूजीलैंड आएगा। तीसरा पोर्शन इसमें मेलानेशिया है। तो इस तरीके से जो है वो यहाँ पर इन आइलैंड्स को इस तरीके से जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के आइलैंड के आसपास में ज्यादा कोई वाटर बॉडीज नहीं है, बट नॉर्थ में एक टिमोर सी और आराफूरा सी, ये दो जो है वाटर बॉडीज को मार्क करना है, आपको ध्यान रखना है। एक है आराफूरा सी और एक है तिमोर सी। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में एक गल्फ है जिसको गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया कहा जाता है। कारपेंटेरिया, गल्फ ऑफ कारपेंटेरिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में कोरल सी। कोरल सी बहुत ही इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी है, क्योंकि कोरल सी जो है वो मेजरली कोरल पॉलिप से बना हुआ है, या इसके अंदर जो कोरल रॉक्स पाए जाते हैं। यहाँ पर विश्व की सबसे बड़ी कोरल चट्टाने या फिर कोरल रॉक्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जिनको हम जो है वो फाइंडिंग नीमो वगैरह मूवी के अंदर जो दिखाए जाते हैं कोरल्स, है ना, वो यहाँ पर पाए जाते हैं, कोरल पॉलिप्स। तो वर्ल्ड की सबसे बड़ी कोरल रीफ जो है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो वर्ल्ड में सबसे बड़ी कोरल रीफ रीजन कहाँ है? यहीं पर है, कोरल सी के आसपास। तो यहाँ पे जो ज्यादातर आइलैंड्स हैं वो कोरल्स की वजह से बने हैं या कोरल से ही बने, और इसको कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। इस एरिया को कहा जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं यहाँ पे इसको, प्लीज रिमेंबर दिस। कोरल सी कहाँ पर है? यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में। कोरल रीफ जो हैं वो कोरल पॉलिप से बने हुए होते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो कि किसी एक पर्टिकुलर एरिया में या फिर कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां पर समुद्र से पानी जो है वो बहुत ज्यादा गहरा नहीं होना चाहिए, समुद्र से सतह जो है वो बहुत गहरी नहीं होनी चाहिए, शैलो एरिया होना चाहिए, जहां पे समुद्र की लाइट जो है वो, या ओशन में जो है वो सी लाइट जो है वो आसानी से पहुंच सके। इस तरीके की शैलो रॉक्स पे, शैलो चट्टानों पे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो उगने लग जाते हैं, जिनको कोरल्स कहा जाता है। ये धीरे धीरे कैल्शियम कार्बोनेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं। और धीरे धीरे इनके ऊपर जो है वो स्ट्रक्चर कैल्शियम का बनने लगता है धीरे धीरे, जैसे हमने अभी फोटो में देखा। और इसकी वजह से जो है वो यहाँ पर इसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहने लगते हैं, जिनको कोरल्स कहा जाता है। ये जो मिल आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर जो ऐसे काम करते हैं, तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इनको जो है वो खाना वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, एनर्जी प्रोवाइड कराते हैं, और फिर वो कैल्शियम कार्बोनेट निकालते हैं, जिसकी वजह से ये फॉर्मेशन होती है। एक तरीके की बिल्डिंग टाइप बनाते हैं जिसपे ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। जब बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने लगती है या बहुत ज्यादा समुद्र की रोशनी अगर यहाँ नहीं पहुंचेगी, तो उस कंडीशन में ये मरने लग जाते हैं, और इसको कोरल ब्लीचिंग कहा जाता है। ठीक है, तो ये होते हैं कोरल्स।
कोरल सी से साउथ में टस्मान सी, कोरल सी के साउथ की तरफ में दे रखा होगा टस्मान सी। टस्मान सी बेसिकली ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है। न्यूजीलैंड का आइलैंड जो है वो मेजरली दो आइलैंड्स के अंदर बटा हुआ है। न्यूजीलैंड की कैपिटल है वेलिंगटन, और न्यूजीलैंड के बीच में जो स्ट्रेट है इसको कहा जाता है कुक स्ट्रेट। दिस इज नोन एज कुक स्ट्रेट। न्यूजीलैंड के अंदर एक माउंटेन पीक भी है जिसको माउंट कुक के नाम से जाना जाता है। माउंट कुक, ठीक है। न्यूजीलैंड की सबसे ऊंची चोटी है माउंट कुक। इससे ज्यादा कुछ है नहीं इंटरेस्टिंग न्यूजीलैंड में। ऑस्ट्रेलिया के साउथ में एक आइलैंड है जिसका नाम है टस्मान सी, टस्मान आइलैंड। टस्मानिया का आइलैंड जो है वो है यहाँ पे। और ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट को और टस्मान आइलैंड को अलग करता है बास स्ट्रेट। यहाँ पर एक स्ट्रेट है जिसका नाम है बास स्ट्रेट। ठीक है, ये है मेजर वाटर बॉडीज ऑस्ट्रेलिया के आसपास, इससे ज्यादा कुछ नहीं। अब ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखेंगे हम तो ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा कॉन्टिनेंट नहीं है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जैसा आपको पता है एक ही कंट्री है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक माउंटेन चेन मिलेगी आपको, यहाँ पे एक माउंटेन रेंज मिलेगी जिसको ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के नाम से जाना जाता है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में एक माउंटेन मिलेंगे, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ये माउंटेन रेंज इधर से आने वाली हवाओं को एक तरीके से रोक लेती है और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट वाले किनारों पे बरसात हो जाती है। इस वाली तरफ बरसात हो जाती है, बट इस वाली तरफ पीछे बरसात नहीं होती है। ये रेन शैडो एरिया बनता है। रेन शैडो एरिया एक ऐसा एरिया होता है जहां पर पहाड़ के एक तरफ तो बरसात होती है और दूसरी तरफ बरसात नहीं होती है। जिस तरफ विंडवर्ड साइड होती है, विंडवर्ड साइड पे बरसात जो है वो हो जाती है, और पीछे वाली तरफ यहां पर बरसात नहीं होती है। दिस इज नोन एज लीवर्ड साइड, या फिर जिसको रेन शैडो एरिया भी बोला जाता है। लीवर्ड साइड या रेन शैडो एरिया, ठीक है। ये होती है विंडवर्ड साइड। ठीक है, तो इस तरीके से जो है वो हमें ये ऑस्ट्रेलिया के कॉन्टिनेंट में यहां पर बरसात होने की वजह से ज्यादातर एरिया या इधर से जो पानी है वो मेजरली इस एरिया के अंदर बहता हुआ दिखाई देगा अपने को, क्योंकि पीछे बरसात कम होती है। तो इन पहाड़ों में जो बरसात होती है उसकी वजह से इन पहाड़ों में से नदियां निकलती हैं। तो यहाँ पे दो मेजर नदियां हैं जो आपको मार्क करनी है। एक का नाम है डार्लिंग और एक का नाम है मरे। डार्लिंग एंड मरे। डार्लिंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के इधर वाले साउथ वेस्ट वाले रीजन में, सॉरी साउथ ईस्ट वाले रीजन में मिलेगी आपको डार्लिंग और मरे रिवर, जिसमें से डार्लिंग रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। यहां पर शायद मैप में नहीं रखा होगा, बट आपको ये चीज मार्क करनी है
कि इस एरिया के अंदर हमें जो है वो घास के मैदान मिलते हैं, जो कि ये वाला पूरा एरिया, क्योंकि अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पे नदियां आ गई, इस वजह से यहाँ पे थोड़ी बहुत खेती हो पाती है। और यहाँ पे जो घास के मैदान बनते हैं, इन घास के मैदान को डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये बिल्कुल जैसे वेल्ड्स थे, जैसे हमने स्टेपीज देखे थे, उस तरीके के घास के मैदान हैं, और इनको यहाँ पे डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ये मैप पे शायद लिखा नहीं होगा, बट इसको मार्क कर लेना, DOWNS, डाउन्स। डाउन्स के ग्रास लैंड के नॉर्थ की तरफ में एक छोटा सा एरिया देख रखा होगा, जिसको लिखा होगा ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ग्रेट आर्टिसन बेसिन। ग्रेट आर्टिसन बेसिन एक ऐसी जगह है जहां पर एक विचित्र फिनोमेनन या एक अलग तरीके का फिनोमेना देखने को मिलता है, हमें एक अलग चीज देखने को मिलती है। वो ये है कि इस रीजन के अंदर, इस एरिया के अंदर जो आसपास के इलाके हैं वो थोड़े से ऊपर हैं एज कंपेयर टू बीच वाले इलाके के मुकाबले में। और यहाँ जो ऊपर की पत्थर की सतह है वो बहुत ज्यादा ठोस है या इनपरमिएबल रॉक की बनी हुई है, जिसमें ऊपर से पानी नीचे नहीं आ सकता या अंदर पानी सूखता नहीं है। इसी वजह से नीचे का पानी भी ऊपर नहीं आ सकता है। बट जब आस पड़ोस के इलाकों में बरसात होती है तो उसकी वजह से इस एरिया के अंदर जो पानी इकट्ठा होता है या पानी जो जमीन के अंदर जाता है वो इस पत्थर के अंदर जाकर इकट्ठा हो जाता है। पत्थर की एक अंदर और भी लेयर ऐसी होगी या लेयर पृथ्वी के अंदर कहीं ना कहीं ऐसी होती है जहां पर जो है वो पत्थर वापस इनपरमिएबल होता है या पोरस नहीं होता है, जिसकी वजह से पानी जो है वो इन दोनों लेयर्स के बीच में इकट्ठा सा हो जाता है और पानी का स्तर जो है, पानी का लेवल जो है वो इन दोनों एरियाज के बीच में जो है वो वाटर फिल हो जाएगा। अब पानी का लेवल है यहां तक इस एरिया के अंदर, और ये बीच वाला एरिया जो है यहाँ पर पानी अंडर प्रेशर होगा। अगर मैं इस एरिया में किसी भी तरीके से कुआं खोदता हूं तो यहां से पानी ऑटोमेटिकली बाहर निकलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि पानी जो है वो अपना प्रेशर की वजह से अपना लेवल मेंटेन करने की कोशिश करेगा और यहाँ पे पानी लगातार अपने आप ही बिना हैंड पंप के या पंप किए बिना ही पानी जो है वो ऊपर आके रिसना चालू हो जाता है। इस रीजन को कहते हैं ग्रेट आर्टिसन बेसिन, और इस तरीके के कुओं को कहा जाता है आर्टिसन वेल। ये खास तौर से ऑस्ट्रेलिया में फेमस है, इस रीजन में। इस एरिया में यहाँ पे लिख रखा होगा बार्कले टेबल लैंड। ये एक हाईलैंड यानी कि थोड़ा सा उठा हुआ इलाका है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहां पर मिलेगा सिम्पसन डेजर्ट। सिम्पसन डेजर्ट, SIMPSON, सिम्पसन डेजर्ट। उसके नीचे लिखा होगा स्टुअर्ट स्टोनी डेजर्ट। यहां पे नॉर्थ में किम्बरले प्लेट्यू। किम्बरले प्लेट्यू। यहां ऊपर नॉर्थ में इधर किम्बरले प्लेट्यू के नीचे में दो तीन जगह हैं जिसमें डेजर्ट मिलेंगे। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ग्रेट सैंडी डेजर्ट, गिब्सन डेजर्ट और विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, यानी कि ऑस्ट्रेलिया में केवल ये जो एरियाज थे जो हमने पहले मार्क किए थे, डाउन्स घास के मैदान, और मेजरली ये जो माउंटेन चेंज थी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसके अलावा पूरा ऑस्ट्रेलिया का इधर वाला पूरा एरिया जो है वो क्या है, डेजर्ट है, रेगिस्तान है। इसीलिए ज्यादातर पॉपुलेशन इस एरिया में नहीं मिलती है। ज्यादातर पॉपुलेशन इधर कोस्टल एरियाज में या कोस्टल रीजन में ही रहती है, जहां पर इधर से बरसात या फिर हवाएं जो है वो अपने साथ आती हैं। दूसरी तरफ इधर पर्थ वगैरह हैं,
इधर एडिलेड नाम से शहर है, इन शहरों के अंदर या कोस्टल रीजन के अंदर ही मेजरली पॉपुलेशन रहती है, जहां पर मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट जो हमने यूरोप के अंदर पढ़ा था वैसा क्लाइमेट मिलता है यहाँ पर। और ये जगह उस तरीके से हैं कि यूरोपियंस जो यहाँ पे आकर बसे शुरुआत में, उन लोगों को ये जगह जो है वो सूटेबल लगी, उनके कंट्री के जैसा क्लाइमेट यहाँ पर लगा, इसीलिए वो ज्यादातर लोग कोस्टल एरिया में बस गए। बाकी बहुत सारा रीजन जो है वो ये वाला पूरा मेनली डेजर्ट है और यहाँ बहुत ही कम लोग रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के अंदर यहाँ पर इस वाले रीजन में देखना, यहाँ पर वेस्ट में इस वाले एरिया में दो छोटे छोटे से टाउन देखने को मिलेंगे। इधर की तरफ में यहाँ रेगिस्तान के बीच में दो टाउन मिलते हैं, एक का नाम है कूलगार्डी और एक का नाम है कालगुडली। ये पॉलिटिकल मैप में मिलेगा। पॉलिटिकल मैप में मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कुछ मेजर जगह हैं, ये दोनों जगहों को ध्यान रखना क्योंकि ये वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइन है, सोने की खदान है, वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइंस। ठीक है, बाकी रही बात ऑस्ट्रेलिया के अंदर ज्यादातर मेजर टाउन्स जो हैं उनको ध्यान रख लेना कि वो मेजरली जो है वो इस एरिया के अंदर मिलेंगे, जैसे पर्थ है यहाँ पर, एडिलेड शहर है यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल है कैनबरा, मेलबर्न, एडिलेड, सिडनी, ब्रिस्बेन, ये सारे शहर जो है वो इधर कोस्टल एरियाज में ही मिलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो छोटे छोटे से आइलैंड कंट्रीज हैं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इसमें से एक आध कंट्रीज के बारे में पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मिलेगा एक फीजी नाम से कंट्री है, ये रहा फीजी। इससे नॉर्थ में सामोआ, टुवालू, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। रीजन है ये कंट्रीज जो हैं वो आइलैंड कंट्रीज हैं और धीरे धीरे ये क्लाइमेट चेंज होने की वजह से, समुद्र की सतह का पानी बढ़ने की वजह से धीरे धीरे डूबते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये मेजरली जो है वो आइलैंड कंट्रीज हैं जिनमें पहले के टाइम पे बहुत सारे इंडियंस को बसाया गया था, क्योंकि यहाँ पर जो है वो खेती कराने के लिए कॉटन वगैरह जो ट्रॉपिकल रीजन में उगने वाले क्रॉप्स होते हैं उसके लिए इंडियंस वगैरह को ले जाकर यहाँ पे बसाया गया था, जिसमें से फीजी के अंदर आज भी बहुत सारे इंडियंस रहते हैं और फीजी की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी भी है। इसी तरीके से यहाँ पर जैसे सामोआ ये अमेरिका के अंदर आता है, अमेरिका का एक छोटा सा आइलैंड है अमेरिकन सामोआ, सामोआ एक अलग कंट्री भी है। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सारी फॉरेन कंट्रीज के छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जिसमें से एक मेजर आइलैंड चेन है हवाई के नाम से, जो कि यूएसए की है। हवाई यहाँ पे एक आइलैंड चेन है पैसिफिक ओशन के बीचों बीच, जो कि यूएस का है, यूएसए का पार्ट है। ये पैसिफिक ओशन के बीचों बीच है, शायद ऑस्ट्रेलिया के अंदर नहीं दे रखा होगा, बट पैसिफिक ओशन के मैप के अंदर ये बीचों बीच में मिल जाएगा। एग्जैक्टली बहुत ज्यादा कोई स्पेशलिटी नहीं है। यहाँ पर ज्यादातर आइलैंड जो हैं वो किस तरीके से बने हैं, या तो वो कोरल्स की वजह से बने हैं, जैसा ऑस्ट्रेलिया के पास में यहाँ देखा था हमने कोरल्स जो थे वो थे,
उसी तरीके से ये वाले ज्यादातर आइलैंड जो हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा ज्वालामुखी मिलेंगे, आपको वॉल्केनो मिलेंगे। रीजन है कि ये पूरा ही एरिया जो है वो पैसिफिक ओशन और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में, या पैसिफिक प्लेट और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है वो प्लेट एक्टिविटी, भूकंप वगैरह, सुनामी आने के चांसेस अच्छे रहते हैं। और रिंग ऑफ फायर होने की वजह से इस एरिया के अंदर वॉल्केनोज बहुत ज्यादा हैं और वो एक्टिव वॉल्केनोज में आते हैं। ठीक है, इतना ही है ऑस्ट्रेलिया।